Hello everyone, I Kuldeep Sharma welcome you all to today's session on 20 GK question specifically curated from the Hindu newspaper as well as the Indian Express. But before you try to attempt these, please go through today's daily news analysis because that is going to help you a lot in answering these questions. Okay, so let's start with the question. So the first question, which international body is responsible for inspecting Iran's nuclear sites? तो अगर डेली न्यूज एनालिसिस देखा है तो उसमें इसका आंसर भी लिखा हुआ है कि द बॉडीज इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो मेजरली जितने भी न्यूक्लियर पावर प्लांट्स होते हैं उनको विजिट करती है, उनके लिए रिस्पॉन्सिबल है फॉर इंस्पेक्शन. सो करेक्ट आंसर फर्स्ट का होगा ऑप्शन सी. Okay, so let's move to the next question. What is the key ingredient used in nuclear fuel and weapons that Iran was enriching? तो यहाँ पे plutonium is also a nuclear fuel, uranium is also a nuclear fuel, lithium or lead are not. Lead is basically the end product of your nuclear program or any kind of nuclear fission reaction. उसका end product होता है lead. So, but the key ingredient which is being used by Iran for nuclear fuel weapon and which is usually used for nuclear fuel is uranium. So correct answer 2 का ऑप्शन बी. नेक्स्ट पे आते हैं. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ JCPOA साइन इन 2015? तो ये ईरान और P5+1 कंट्रीज में जो डील हुई थी उसका फुल फॉर्म पूछा गया है. JCPOA भी बोला जाता है इसको और इट स्टैंड्स फॉर जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन. तो करेक्ट आंसर इसका थर्ड का होगा सी. प्लीज डू नॉट गेट कंफ्यूज. एग्जैक्टली जो होता है जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन ये आपको पता होना चाहिए. यू कैन सी हियर कि जो बाकी के ऑप्शन है वो कितने ज्यादा आपके आसपास के हैं. सो रिमेंबर थर्ड का करेक्ट आंसर है सी. नेक्स्ट पे आते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज वाज नॉट पार्ट ऑफ द P5+1 ग्रुप्स इन JCPOA? सो इफ यू रिमेंबर P5+1 कौन सी हैं? तो P5 तो आपके यूनाइटेड नेशंस के सिक्योरिटी काउंसिल की 5 परमानेंट मेंबर हैं और जो ये +1 है ये जर्मनी को डिनोट करता है. सो यू नो दिस कि यूएस, चाइना एंड जर्मनी आर पार्ट ऑफ P5+1 बट इंडिया इज नॉट अ परमानेंट मेंबर एंड इट वाज नॉट द +1 मेंबर इन दिस पर्टिकुलर डीलिंग ऑल्सो. सो करेक्ट आंसर फोर्थ का होगा ऑप्शन डी. नेक्स्ट पे आते हैं. इन 2018 विच यूएस प्रेसिडेंट विड्रू फ्रॉम द JCPOA? तो 2015 में डील साइन हुई थी अंडर बराक ओबामा एंड 2018 में व्हेन डोनाल्ड ट्रम्प बिकेम द प्रेसिडेंट ही विड्रू फ्रॉम दिस पर्टिकुलर डील. सो करेक्ट आंसर फिफ्थ का होगा ऑप्शन ए. नेक्स्ट पे आते हैं. What does the term Matilda effect refer to in context of women's STEM? तो आज हमने एक बहुत ही अच्छा आर्टिकल कवर किया था with regard to women representation in science और women equality, equal representation in STEM fields for women. और उस पर्टिकुलर फील्ड में उस पर्टिकुलर आर्टिकल में हमने Matilda effect को कवर करा था which is basically referred to a phenomena where any kind of scientific contribution which should be given to a woman is basically dedicated to the men. तो यहाँ पे अगर सेम ग्रुप में भी men और women है तो वहाँ पे जो men है उसको इसका पूरा क्रेडिट प्रोवाइड करा जाएगा. women would only become the part of that particular team चाहे उनका कंट्रीब्यूशन ज्यादा हो. so this is known as Matilda effect in science. so correct answer इसका होगा ऑप्शन सी. नेक्स्ट पे आते हैं. द बायोकेयर बायोटेक्नोलॉजी करियर एडवांसमेंट रीओरिएंटेशन स्कीम इट डिजाइन टू हेल्प वुमेन साइंटिस्ट टू बेसिकली डू व्हाट? सो रिमेंबर दिस बायोकेयर जो आपका प्रोजेक्ट है दिस इज बेसिकली टू मेक द वुमेन साइंटिस्ट रिटर्न टू रिसर्च आफ्टर करियर ब्रेक्स. इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स बिकॉज many a times women because of family responsibilities or children's responsibility they basically take a leave from a job and after some point of time after years of raising their child they again want to re-enter but it is very hard for them to re-enter. तो यहाँ पे ये पर्टिकुलर बायोकेयर स्कीम लॉन्च करी है जिसके थ्रू उनको वापस से रिसर्च फील्ड में आने का मौका मिले आफ्टर करियर ब्रेक्स. नेक्स्ट पे आते हैं. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एपिक इन द कंटेक्स्ट ऑफ वोटर आईडी कार्ड? सो अगेन ये जो फुल फॉर्म्स होते हैं दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. यू कैन सी हियर हाउ क्लोजली द ऑप्शंस आर फ्रेम्ड. आपके एक्चुअल एग्जाम में भी इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं. तो एपिक का फुल फॉर्म है इलेक्टर्स फोटो आइडेंटिफिकेशन कार्ड. अगेन आई रिपीट एपिक स्टैंड्स फॉर ऑप्शन सी इलेक्टर्स फोटो आइडेंटिफिकेशन कार्ड. सो 8 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी. नेक्स्ट पे आते हैं. हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर इन अ वोटर आईडी नंबर? एपिक नंबर इश्यूड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. तो जो एक वोटर आईडी जो आपका होता है उसमें कितने डिजिट्स होते हैं? इट्स अ सिंपल क्वेश्चन बट बिकॉज अभी तक आपके वोटर आईडी कार्ड नहीं आया तो शायद आपको नहीं पता हो बट इट हैज अ 10 डिजिट आईडी नंबर. तो आपका करेक्ट आंसर 9 का होगा ऑप्शन ए. नेक्स्ट पे आते हैं. अंडर विच एक्ट इज एवरी पर्सन इंटाइटल्ड टू वन वोटर आईडी एंड वन एंट्री इन द इलेक्टोरल रोल इन इंडिया? तो जो आपके ये एपिक कार्ड्स हैं इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिफिकेशन कार्ड है इसके अंदर में जो 10 डिजिट नंबर होता है ये पूरा का पूरा प्रोसेस जो है इट इज मेंशन इन रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट ऑफ 1950. सो करेक्ट आंसर 10th का होगा ऑप्शन बी.
नेक्स्ट पे आते हैं, विच अथॉरिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इशूइंग वोटर आईडी कार्ड्स एपिक नंबर्स इन इंडिया? सो वेरी इजी क्वेश्चन, इट इज योर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्री एंड फेयर इलेक्शन, एंड इट इज द अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबल फॉर इशूइंग द वोटर आईडी कार्ड्स और एपिक कार्ड्स ऑल्सो. नेक्स्ट पे आते हैं, द कंसेप्ट ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इन इंडिया गारंटीज द राइट टू वोट टू एवरी स्टूडेंट अबव द एज ऑफ. सो ये आई एम श्योर ऑल ऑफ यू नो दिस, बट यू शुड ऑल्सो नो दिस कि after independence the voting age was 21 and it was only 1980s that we changed this particular voting age to 18, and currently जो universal adult franchisee का रेट है, franchisee का जो एज है, जो एडल्ट है, it is someone who is above the age of 18 years. तो यहाँ पे करेक्ट आंसर 12 का होगा, ऑप्शन बी. नेक्स्ट पे आते हैं, in which year was the voter ID card introduced in India by the Election Commission of India? So voter ID card is not something which was since the first election, it is also a recent addition. Just 25 years ago we started, Election Commission of India started providing your photo identity card for voter ID, and that was started in the year 2000. So correct answer 13 का होगा, ऑप्शन डी. नेक्स्ट पे आते हैं, where was the COP27 climate conference held in 2022 where the loss and damage fund was established? तो आपका COP27 climate conference जो 22 में हुई थी, उस पर्टिकुलर केस में लॉस एंड डैमेज फंड एस्टैब्लिश किया गया था. ये COP27 कहां पे हेल्ड करी गई थी? सो दिस टुक प्लेस इन शर्म अल शेख इन इजिप्ट. सो करेक्ट आंसर 14 का होगा, सी. नेक्स्ट कंट्री पे आते हैं, विच कंट्री रिसेंटली विड्रू फ्रॉम द लॉस एंड डैमेज फंड्स? बोर्ड, कौन सी कंट्री है जिसने लॉस एंड डैमेज फंड से विड्रॉ कर लिया? सो दैट कंट्री इज बेसिकली योर यूनाइटेड स्टेट्स. इट्स अ करंट अफेयर्स क्वेश्चन, तो अगर आपने आज का न्यूज़पेपर पढ़ा है या आज का डेली न्यूज़ देखा होगा तो आप इसको आंसर कर पाएंगे. करेक्ट आंसर 15 का होगा, ऑप्शन बी. नेक्स्ट पे आते हैं, व्हेन वाज सेबी एस्टैब्लिश्ड एज अ रेगुलेटरी बॉडी? प्लीज पे अटेंशन टू द क्वेश्चन, इट इज आस्किंग यू सेबी रेगुलेटरी बॉडी कब बना था? तो इट बिकेम अ रेगुलेटरी बॉडी इन 1988. सो करेक्ट आंसर 16 का होगा, ऑप्शन ए. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि व्हेन डिड सेबी बिकम अ स्टैट्यूटरी बॉडी? तो स्टैट्यूटरी बॉडी बना था इन द ईयर 1992 बाय सेबी एक्ट ऑफ 1992. सो डू नॉट गेट कंफ्यूज, 88 91 लिखा है बट इट इज 1992. 17 का करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन ए. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, Where is the headquarter of SEBI located? SEBI का हेडक्वार्टर कहाँ पे? So you can remember this कि आपके मार्केट जो है, आपके जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, आपका नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, ये सब मुंबई में हेडक्वार्टर्ड है. आपका आरबीआई मुंबई में हेडक्वार्टर्ड है और आपका SEBI भी मुंबई के अंदर में हेडक्वार्टर्ड है. तो 18 का करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन सी. नेक्स्ट पे आते हैं, हु इज द करंट चेयरमैन ऑफ SEBI एज ऑफ 2024? सो माय मिस्टेक, इट शुड बी एज ऑफ 2025. 2025 में आपका SEBI का चेयरमैन कौन है? आई एम बेसिकली आस्किंग यू अबाउट द करंट न्यू चेयरमैन ऑफ SEBI, and it is none other than तुहिन कांता पांडे, जो आपके नए बने. इससे प्रीडिसेसर कौन थे? माधव भाई पुरी. बुक. सो 19 का करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन डी. Finally, the last question, under which ministry does SEBI function? SEBI stands for Securities and Exchange Board of India. ये किस मिनिस्ट्री के अंदर में फंक्शन करता है? So very easy question. It basically function under Ministry of Finance, although it's an autonomous independent body, but it basically functions under, administratively functions under Ministry of Finance. तो करेक्ट आंसर 20 का हो जाएगा, ऑप्शन सी. Okay, so student, these were the important 20 GK questions from today's newspaper. I hope this initiative is useful to you all. In case of any doubt, feedback, you can always mention it in the comment box. Okay, so with this message, let's end today's session. Thank you and have a very nice day.